डियर स्टूडेंट्स, साइंस के साथ साथ आपको मैथ्स में सपोर्ट करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ गए हैं मैथ्स टीचर मिस्टर गोपाल कृष्ण, यंग, एंथुजियास्टिक एंड केपेबल टू सॉल्व मैथ्स क्वेश्चंस विद स्मार्ट ट्रिक्स। केवीएस आगरा रीजन के टर्म 1 के प्री बोर्ड के दोनों पेपर्स बेसिक और स्टैंडर्ड से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और उन्हें कैसे आसानी से हैंडल किया जा सकेगा ये आपको समझाने की कोशिश की गई है, जिससे मुझे पूरी उम्मीद है कि फाइनल तक पहुंचते पहुंचते आप बिना घबराए कॉन्फिडेंस के साथ अपने मैथ्स पेपर को हैंडल कर पाएंगे। सो चिल्ड्रन, अगर आप चाहते हैं कि फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले आपको साइंस के साथ साथ मैथ्स का भी कंप्लीट रिवीजन कराया जाए तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें और साथ ही अपनी नीड्स भी बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके सोसाइटी के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका भी निभाएं। चलिए मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ मिस्टर गोपाल कृष्ण से। Hello students, this is Gopal Krishna. Some of you might be knowing me and some of you might not be knowing me. So I am a maths teacher at Kendriya Vidyalaya number 2 Agra Cant. So I have seen that many of you are facing problems in solving the maths question paper. So let me first discuss a very small pattern for you all. तो जो हमारा ये जो मैथ्स का पैटर्न है सीबीएसई के नए मेथड के हिसाब से पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया है। अब आपको जो पेपर करने के लिए जो टाइम मिलता है उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ करके उसको आपको सर्कल करना होता है। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स जैसा सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, जहाँ पर आपको अपने कंसेप्ट भी लगाने होते हैं, आपको समझना होता है क्वेश्चन को, तो कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर के एक्सप्लेन करूंगा कि हम क्वेश्चंस का जो अप्रोच है हम उसे ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर हम अपनी कह दें बुकिश अप्रोच से हट करके हम क्वेश्चंस को और किन तरीक़ों से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर ये छोटा सा वीडियो है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या पड़ रही है। जैसा कि मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि जब मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की बात आती है उसमें जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो आप एक बात समझिए कि एक क्वेश्चन को पढ़ के समझना, उसके बाद उसे सॉल्व करना, आंसर कैलकुलेट करना और फिर उस ऑप्शन को टिक करके उसको सर्कल भरना, ये सब काम अगर मैं आपको बोलूँ आपको 2 मिनट में करना है तो आप बोलोगे सर दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में ही हमें शायद 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, जो कि नॉर्मल है हर बच्चे के लिए, ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल है। तो आपको 1.5 घंटा अगर आपको पेपर करने के लिए मिल रहा है तो आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है, वो 1.5 घंटा दैट इज इक्वल टू 90 मिनट्स एंड इन दैट 90 मिनट्स यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस। दैट इज व्हाट द लिमिट इज बीइंग सेट बाय द सीबीएसई। 40 क्वेश्चन 90 मिनट, इसका मतलब मैं यही मान लेता हूँ लगभग 2 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए। तो जहाँ पर हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं वहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशन को किस तरीके से फास्ट करते हैं या क्वेश्चन हम कैसे डिसाइड करें कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। अगर लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया है हमारे पास तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी निकल जाए, ये वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो इसके लिए मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर का जो लास्ट मतलब अभी प्रीवियस टर्म का जो पेपर आया है मैंने उसको लेकर के उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे भी हैं जो उसमें डिस्कस मैं नहीं कर पाया हूँ बिकॉज ऑफ द वीडियो इज़ वेरी लेंथी। तो मेरा आपके साथ ये चीज़ शेयर करने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि आप लोग अपना टाइम बिल्कुल भी एग्जाम में वेस्ट ना करें। देखिए एग्जाम में आपके पास मैथ्स में 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक आएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आपके सीधा थ्योरी पढ़ के हो जाएंगे, लाइक आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं, पूछा होगा कि क्या ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है या ये लाइंस पैरेलल हैं या ये लाइंस कोइंसिडेंट हैं, या फिर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे होंगे, बोला होगा कि इसके नो सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशंस हैं या इसके एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है। तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे जो आप पढ़ करके सीधा सीधा लगा देंगे। या कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछ लिया सर्कल का एरिया क्या होता है या एरिया ऑफ सेक्टर का इन चारों में से क्या फॉर्मूला, वो तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए हैं। जो सेकंड टाइप के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे जिसमें आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा और उन्हें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चन तो प्रॉपरली आपके सॉल्व होंगे ही होंगे, दे विल टेक टाइम, नो डाउट अबाउट इट, बट
दे शुड नॉट टेक टाइम ऑन द कॉस्ट ऑफ द अदर क्वेश्चंस। अगर आपके पास 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1.5 घंटे में केवल आप 30 ही क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएँ और बाकी फिर आप बिना पढ़े ऑप्शन टिक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो मेनली एम करेगा कि आपको क्वेश्चंस की अप्रोच को किस तरीके से समझना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है एंड कैसे आपको अपना टाइम बचाना है। कैलकुलेशंस के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, आप लोग चाहे तो उनको देख सकते हो कि हम अपनी कैलकुलेशन कैसे शॉर्ट करें। ऑफ कोर्स हम हमेशा ये सोचेंगे कि पहले हमारी जो चीज़ें कट रही हैं वो कैंसिल आउट हो जाएं, बिकॉज कैंसिल आउट होने के बाद हमें छोटा नंबर मिलेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप कोर्स और बड़ा नंबर आएगा, फिर उसको डिवाइड करूंगा मैं, तो दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसीलिए मैंने इसी के ऊपर कुछ वीडियोज़ बनाए हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली चलते हैं हम वीडियो के ऊपर। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी दैट दिस इज़ केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा रीजन द फर्स्ट टर्म प्री बोर्ड। तो आपके पास मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही होते हैं। तो मैंने दोनों में से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं सो दैट मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकूं कि आपको कौन से क्वेश्चंस पे कम टाइम देना है और कौन से क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी गो अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ बीइंग अ रेड कलर फेस कार्ड। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप, 13 स्पेड, 13 डायमंड, 13 क्लब एंड 13 ऑफ हार्ट। 13 आपके पास हार्ट के होते हैं, 13 क्लब के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं और 13 ही आपके पास स्पेड होते हैं। तो आपको अच्छे से पता है हर एक में आपके पास 3 3 फेस कार्ड होते हैं, दैट इज किंग क्वीन एंड जैक, किंग क्वीन एंड जैक, किंग क्वीन एंड जैक, किंग क्वीन एंड जैक। अब वो आपसे बोल रहा है बीइंग अ रेड फेस कार्ड। तो आपको पता है रेड हमारे पास 2 कलर ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं। जैसे हमारे पास हार्ट और डायमंड हमारे पास रेड कलर में होता है, तो 3 फेस कार्ड इसके होंगे, 3 इसके होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड विल बी 6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/52। अगर मैं बात करूँ 6/52 की, जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 2 3 ज़ा 6, 2 26 ज़ा 3/26। पहला ऑप्शन आपका डायरेक्टली था। तो ये क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। अब जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, द सेकेंड क्वेश्चन दैट द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर of the radius 10.5 centimeter and a sector 60 and at an angle 60 डिग्री। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको कि आप किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है आपके पास θ/360 इंटू 2πr। सिंपल, इज इट क्लियर। तो देखिए थीटा की वैल्यू हम रखते हैं, बहुत आसान रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो आपने लिख दिया 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7। अब मैंने 10.5 को जानबूझकर, ये जो आपके पास रेडियस दे रखा था, इसको मैं लिखूँगा 105/7 नहीं अपॉन 10। डेसिमल हटा दिया है और 10 नीचे लगा दिया है। रीज़न बिहाइंड दैट अभी आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। तो हम अपनी कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास फटाफट सब कुछ कैंसिल हो जाए। तो फटाफट से हम कैंसिल करते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 7 1 ज़ा 7, 7 7 1 ज़ा 7, 35, 7 5 ज़ा 35, 15 आ गया। अभी हम इसको ध्यान से देखेंगे, 2 से कट जाएगा, ये 6 जाएगा हमारे पास, 2 3 ज़ा एंड 2 11 ज़ा। मैंने जानबूझ के देखिए 22 काटा है यहाँ पर। मैं चाहता तो इस 2 को भी काट सकता था, बट क्यों, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, इसलिए इसको मैंने काट दिया। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ये भी कट गया। 5 2 ज़ा 10 एंड 10 10 से 10 कट गया, बच रहा है खाली खाली 11। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अगर हम इसे 10.5 ही रखते तो हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती थी। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट यू नीड नॉट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सच क्वेश्चंस। तो आपके पास यहाँ पर इसका आंसर 11 आ गया है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पेज पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए। हाँ, जैसे कि ये तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस ही थे। जैसे अगर आप इन क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ तो आपको 10 और कॉट की वैल्यू रखनी है, लेकिन आप क्योंकि जानते हैं 10 30 की वैल्यू इज़ √3 एंड cot 30 इज ऑल्सो इक्वल टू √3। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा 1 आ रहा था, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत
बिल्कुल भी नहीं थी आपको। ये आपके डायरेक्ट रीडिंग वाले क्वेश्चन है, तो ये मैं आशा करता हूँ आप अपने आप बहुत पढ़ के लगा ही सकते हैं, आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया है, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड ये आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर सकता है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखो, द एज ऑफ फादर इज़ द 6 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो हमें बोल रहा है कि फादर की एज जो है वो सन की एज के 6 टाइम्स है। ठीक है, अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को मैं इक्वेशन, ये क्वेश्चन आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से करूंगा तो शायद ये 4 से 5 या 6 मिनट ले ले, बट द रीज़न बिहाइंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल इज दैट यू नीड नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय द ट्रेडिशनल मेथड, यू कैन डायरेक्टली यूज द ट्रिक्स। तो अब हम आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कि पहले तो हमें ये पता चला कि फादर की एज जो है सन की एज के 6 टाइम्स है। तो हमसे पूछा है 4 ईयर्स हेंस, यानी 4 साल बाद, 4 साल बाद जो फादर की एज होगी वो सन की एज के 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, सन की एज के 4 टाइम हो जाएगी। फादर को एफ से लिख रहा हूँ मैं, सन को एस से लिख रहा हूँ। अब आप एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने ही नहीं वाले। अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपको लगेगा कि इट माइट बी अ जोक, बट नहीं, सीरियसली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले हैं। हम इन 2 कंडीशंस पे देखते हैं कि फादर की एज सन की एज के 6 टाइम्स है। 4 6 24 करेक्ट, 5 6 30 करेक्ट, 6 6 36 करेक्ट, 3 8 24। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो चुका है, दैट इज 3 and 24, क्योंकि 3 6 24 होता है, 3 8 24 होता है, 3 6 24 थोड़ा ना होता है। तो यानी ये ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं है। अब आप सोचोगे कि चलो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन बचे हुए 3 में से क्या है। वो कह रहा है 4 साल बाद, 4 साल बाद उसकी एज 4 टाइम्स हो जाएगी। अब ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं, 4 + 4 करूँगा तो 8 हो जाएगा एंड 28 + 4 करूँगा तो 28 हो जाएगा। क्या 8 का 4 टाइम्स 28 होता है? तो आप बोलोगे नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद हम आएंगे थर्ड ऑप्शन पे, 5 में अगर मैं 4 और ऐड करूँगा तो बच्चा हमारे पास 9 ईयर्स का हो जाएगा एंड फादर 34 के हो जाएंगे। क्या 9 का 4 टाइम्स 34 होता है? तो आप बोलोगे नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन बच रहा है 6 and 36। अगर मैं 6 में और 4 ऐड करूँगा तो ये 10 हो जाएगा, 36 में 4 ऐड करूँगा तो 40 हो जाएगा। क्या 10 का 4 टाइम्स 40 होता है? यस, तो यही है आपका आंसर। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो हो सकता है 1-1.5 मिनट लग गया हो, लेकिन अगर आप इसे खुद से करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इतने बड़े क्वेश्चन को नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स में आप इसको आराम से लगा सकते हैं। और मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे मतलब भी यही है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट रहा है, तो आप इन क्वेश्चंस को इस तरीके से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन था। आपको अगर इनकी वैल्यूज़ पता हो तो आप बड़े ही आराम से इसको कर सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू सेम ही होगी एंड साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होगी। सेम ऐड करेंगे तो आपको पता है आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो हमें यही डिसाइड करना है हमें किन क्वेश्चंस को टाइम नहीं देना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ आई एम हैविंग इट फॉर यू। यहाँ पर मैंने आपके लिए ये वाला क्वेश्चन रखा हुआ है, इफ़ द एरिया ऑफ द सर्कल इज़ 154। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। आपसे पूछा है पेरीमीटर, पूछा है एरिया दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल इज़ यू नो दैट πr²। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 154 एंड आपसे पूछा है उसी सर्कल का पेरीमीटर। तो इसको करने के 2 तरीके हो जाएंगे। या तो आप हमारे पास हमें रेडियस फाइंड आउट कर लें, तो यहाँ पर आप इसकी अगर वैल्यू 22/7 रखते हैं तो देखिए क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू रखी 22/7, तो ये यहाँ पे जाएगा तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 से डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, दैट 22 1 जा एंड 22 7 जा एंड r² है तो हमारे पास r की वैल्यू 7 आ चुकी है, क्योंकि r² इज़ r इंटू आर इज इक्वल टू 7 × 7। तो हमारे पास रेडियस 7 आ गया है, और अगर हमारे पास रेडियस 7 आ गया है तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपके पास 2πr, दैट इज़ 2 × 22/7 × r। इससे ये कट गया, 22 2 44। क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। आगे बढ़ेंगे। अगेन वेरी सिंपल, टिक्नोमेट्रिक वैल्यूज़ डायरेक्टली आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगेन अ ईजी वन,
दिस आई एम लिविंग इट ऑन यू, आप किस तरीके से कर सकते हैं इसको कितना जल्दी। अभी दिस इज़ ऑल्सो साइन ए इज इक्वल टू 1/2, ये बहुत आसान है, ये आपको बस पता होना चाहिए था। इसमें आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। साइन क्या होता है भाई, वही हमारा फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोलते ही रहते हैं पंडित जी। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन था, दिस इज़ वेरी गुड वन। तो यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हम ट्रिक से ही करेंगे। जैसे बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि ऐसा नंबर जो 1 से 10 सारे बोथ इंक्लूसिव बोल रहा है, दैट इज़ सभी से डिवाइड हो। तो आपको पता है 1 से तो ये सारे नंबर डिवाइड होंगे ही होंगे, सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं। 10 जस्ट बिकॉज 0 सबके पीछे आ रहा है तो ये सारे नंबर 10 से भी डिविजिबल हैं। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया 3, तो आपको पता है कोई भी नंबर 3 से तब डिविजिबल होता है जब उसकी सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल हों। अगर आपको डिविजिबिलिटी के ऊपर जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे द्वारा बनाया हुआ एक वीडियो मिल जाएगा डिविजिबिलिटी रूल का। वैसे मैं आशा करता हूँ आप लोग क्लास 10th में हैं तो जानते ही होंगे दैट द सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 10। अब अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपने 2 ऑप्शन तो यहाँ पे पहले ही एलिमिनेट कर दिए। देखिए 100, इसका सम ऑफ डिजिट क्या है, 1 + 0 + 0 इज इक्वल टू 1। 1 3 से डिवाइड नहीं होता, दैट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास ये दोनों नंबर हमारे पास हमें पता चल गया कि दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होंगे, मतलब ये तो हमारे आंसर का भी हो ही नहीं सकते। अब हमारे पास बच रहा है ये दोनों ऑप्शन। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर हमें 2 ऑप्शन में भी तो सारे चेक करने ही पड़ेंगे, लेकिन आप ये देखिए आपका टाइम कैसे बचाएंगे। अगर मैं 2520 का जस्ट डबल कर दूं तो आप खुद बताइए क्या आंसर मेरे पास 5040 आएगा। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन के डबल है, ये इसके डबल है। अगर ये नंबर हमारे पास 1 to 10 में सबसे डिवाइड होगा तो ये नंबर भी हमारे पास सबसे डिवाइड ऑफकोर्स होगा। तो हमारे पास इसका सीधा सीधा सा आंसर था 2520। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो 4 का डबल 8 जो है ये भी 2 से डिविजिबल होगा, जस्ट बिकॉज इट इज़ डबल ऑफ दिस नंबर। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 15 जो है वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होता है, तो 15 का डबल जो है 30, ये भी 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि 252, अगर हम मान लेते हैं 5040 डिविजिबल है, तो ये नंबर तो इसका हाफ है, तो इसको भी ऑफकोर्स डिविजिबल होना पड़ेगा। उसने हमसे लीस्ट पूछा है, तो इन दोनों में लीस्ट कौन सा है, 2520 या 5040? 2520। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास इजीली ख़त्म हो गया, इसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं। उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, 4, 7 और 14, ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है बचपन से करते आ रहे हो, एलसीएम लेते हैं। 7 और 14 आर जस्ट डबल ऑफ ईच अदर, तो हम क्या करेंगे 4 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। 4 7 से 28, तो 28 कहाँ आ रहा है 628 AM। ख़त्म हो गया क्वेश्चन, करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद आपको हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द फादर इफ द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड द सन इज ट्वाइस द एज। अच्छा ये देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इन ईयर से 65। बोलता है फादर की एज प्लस सन की एज अगर हम मिला देते हैं तो 65 हो जाएगा, एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस 50। अगर उनकी एज का डिफरेंस करते हैं और उसका डबल कर देते हैं, मतलब फादर माइनस सन कर देते हैं और उसका डबल करते हैं तो 50 हो जाएगा, बट मैं डबल रहने देता हूँ, इसको हाफ ही कर देते हैं हम। 50 का हाफ कर दिया मैंने 25। तो बस क्वेश्चन हमारे पास आगे लीनियर इक्वेशन का था, खत्म हो चुका है। एलिमिनेशन मेथड से इसको कर देंगे। देखिए ये दोनों इक्वेशंस कट गए, अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगा तो 2 टाइम्स फादर का एज कितना हो जाएगा 5 + 5 0, 6 2 7 6 7 8 9 90, तो फादर की एज हमारे पास 45 आ गई है। खत्म हो चुका है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एज ऑफ द फादर। यस, फादर की एज पूछी, 45 ईयर्स आ चुकी है। तो अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कहीं आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी इतना ज़्यादा। बच्चे कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं बेटा, दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू लर्न। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन इन विच यू हैव टू पुट द वैल्यूज़। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक क्वेश्चन बता रहा हूँ। यस, नाउ इफ आई कम टू, दिस इज़ द पेपर ऑफ आई थिंक स्टैंडर्ड पेपर। यस, कुछ क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड पेपर में से भी लिए हैं, सेम आपका वही केंद्रीय विद्यालय संगठन का ही पेपर है ये। तो इसमें अगर मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात करूं तो ये तो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन हो रहा था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत थी। बोल रहा है द HCF ऑफ 2 नंबर दिस एंड द LCM इज दिस इफ वन ऑफ द नंबर इज। इसमें आपका सीधा एक ही फॉर्मूला लगता, दैट इज HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, मैं इसको N1 N2 ले लेता हूँ, नंबर 1 इंटू नंबर 2,
तो हमारे पास एक नंबर भी है, HCF भी है, LCM भी है, बट अब हमें देखना क्या है कि कौन किससे कट जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखा रहता हूँ, HCF इज़ 23, LCM इज़ 1449 इज इक्वल टू, अगर उनको दूसरा नंबर निकालना है तो पहले नंबर का मैं डिवाइड कर दूंगा, दैट इज़ 161। अब आप सोचेंगे सर हमें 161 का टेबल तो आता नहीं है। अब आप खुद बताओ क्या 161 और 23 डिवाइड हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर नहीं होंगे। तो आपको ये खुद सोचना है, छोटी सी बात सोचनी है कि ऑफकोर्स ये नंबर इससे तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि आंसर हमारे पास होल नंबर में है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि इसके लास्ट में तो 1 आ रहा है, इसके लास्ट में 9 आ रहा है, मैं किसका मल्टीप्लाई करूं 161 में कि पीछे 9 आ जाए। अब आप लोग देखिए ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट से हो जाएगा। देखिए 161 मैं बोलता हूं पीछे 9 लाना, तो बताओ 9 लाने के लिए मैं 9 से ही तो मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं किसी भी और नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर के लास्ट में 2 आएगा, 3 से करूंगा तो 3 आएगा, मुझे 9 लाना है। तो इसीलिए मैं तो सबसे पहले 9 से ही मल्टीप्लाई करके देखूंगा कि 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 5 कैरी 4, 9 1 जा 9 एंड 5 इज 14, 1449 कट गया। 161 1 जा 161, 9 जा 23 इंटू 9 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज आई थिंक 207, राइट। तो आप इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ सोचनी है कि पीछे अगर 9 आ रहा है दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई 9 से करना है, क्योंकि देखो दिस इज ह्यूमन बींग्स, हम लोग सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमें नहीं 161 का टेबल आता, ना आपको आता है ना मेरे को आता है, लेकिन कॉमन सेंस तो है हमारे पास, सो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ कॉमन सेंस इन सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सी बेटा, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ कि पेपर में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सारे क्वेश्चन प्रॉपरली तरीके से सॉल्व करके, उसे पढ़ के, उसे समझ के उसमें गोला लगा दें। कहीं ना कहीं आपको इन ट्रिक्स का, ये ट्रिक्स समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है, दिस वन इज़ डायरेक्टली क्वेश्चन। ये तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के क्वेश्चन है, तो इसमें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है इतना दिमाग। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर 60 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, तो हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख रहे हैं साइन 60 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√2। अरे क्या किया सर, कुछ नहीं किया, ये √2 को इसके नीचे लेकर डिवाइड कर दिया। अब बताओ, खुद कॉमन सेंस लगाओ, 1/√2 वैल्यू कब होती है सर? 0 1/2 1/√2 दैट इज ऑन 45, पक्का 45 पे होती है 1/√2, तो इसकी जगह मैं लिख दूँ साइन 45, ये लो मिटा दिया आपके कहने पे, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, साइन 45, ठीक है, जगह नहीं बची है, कोई बात नहीं, साइन 45, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल ऐसे होता नहीं है, बट आप लोग मान लीजिए कैसा हो जाता है, साइन से साइन कैंसिल कर दिया, 60 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 45। अब देखो क्या बचा हमारे पास, 60 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 45, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 45 एंड विच विल गिव यू 15 डिग्री। तो आपके पास आंसर आ गया 15। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वापस से हम चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 19 एंड 16। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको पता होना चाहिए, गोले के अंदर गोला ही कॉन्सेंट्रिक कहलाता है। जैसे ये गोला, एक और गोला कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, यस, इनका कॉमन सेंटर होता है, ठीक ही लग रहा है वैसे, ठीक है नहीं, ट्राई करें एडजस्ट करने की, ठीक है। नाउ दिस इज़ आई थिंक परफेक्ट। तो यहाँ पर हम सेंटर बना देते हैं इसका। वो बोल रहा है उनका रेडियस 19 है और 16 है, तो आप खुद ही सोचो, बड़े वाले का 19 होगा और छोटे वाले का 16 होगा रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द रिंग एनक्लोज्ड बाय दिस सर्कल, इन दोनों से सर्कल से ये वाला एरिया है, यानी आपको ये एरिया निकालना है भाई। तो सिंपल सा क्या काम करोगे आप, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे। अब वहाँ पर भी करने के 2 तरीके हैं। बच्चा क्या करेगा, पहले बड़े सर्कल का निकालेगा, फिर छोटे सर्कल का निकालेगा, फिर दोनों को माइनस करेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना कराते हुए आपको सिंपली बताऊँ कि आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई इंटू 19, बड़ा वाला सर्कल है ना, 19 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। दूसरे का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 16 का स्क्वायर। अरे भाई पाई दोनों में से कॉमन है, तो मैंने पाई कॉमन ले लिया। 19 का स्क्वायर, यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि हमें 20 तक तो स्क्वायर्स याद होने ही चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टेकन इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सिंपली बोल रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मान लो ये 2 डिजिट का नंबर है, इसका सम 9 है, ठीक है। इफ़ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स गेट रिवर्स्ड, द नंबर इज, बोलता है अगर मैं 27 ऐड करूँगा
तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अगर 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 आप इसे लीनियर इक्वेशन बनाकर या इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड द टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर यू। सो देखिए, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे हम। द सम ऑफ डिजिट इज 2 डिजिट नंबर इज 9, 5 + 2 7 करो, 9 होता है। तो सर ऑप्शन ए तो कभी हो ही नहीं सकता। हमारे पास ये 3 ऑप्शन बचे, इन तीनों के डिजिट्स का सम 9 आ रहा है। 7 + 2 इज 9, 6 + 3 इज 9। अब आप खुद सोचो, अगर मैं 72 में अगर मैं 27 ऐड करूंगा तो क्या कभी भी डिजिट रिवर्स हो जाएंगी? अगर मैं 72 का रिवर्स करूं, ध्यान से समझो इस चीज़ को, 72 का रिवर्स करूंगा तो 27 होगा। क्या 72 में कुछ ऐड करने से 27 आ सकता है? नहीं आ सकता। 63 है, 63 में कुछ ऐड करूंगा तो 63 का रिवर्स 36 होता है। क्या कभी भी 36 आ सकता है? 63 में से सब्ट्रैक्ट करने से 36 आएगा। तो अगेन ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपका आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं 36। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप 36 में 27 ऐड करके देखिए, 63 आया, डिजिट रिवर्स हो गई हैं। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को हार्डली, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, हार्डली आप 10 सेकेंड में कर सकते थे, जस्ट इन 10 सेकेंड्स। दैट्स व्हाट आई वांट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका वैसे ही होगा। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन तो जानते ही हो आप, जिसमें ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन लाइक 4/5, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है। बेसिक, बहुत बेसिक, 6th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे। बोल रहा है 13। अगर इन दोनों का सम कर दूंगा तो 13 आएगा, डिफरेंस करूंगा तो 3 आएगा। तो फ्रैक्शन, अरे भाई पहले तो एक बात बताओ ज़रा, खुद सोचो। द सम ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज 13, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 7, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, 7 + 4, 7 और 4 11, क्या ये 13 है? क्या इनका सम 13 है? तो सर ये ऑप्शन तो हट गया। 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो क्या ये 11 13 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। अब 5 + 8 13 होता है। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ भाई, खुद से कॉमन सेंस लगाओ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। इन दोनों का, ये दोनों आंसर हो सकते थे, लेकिन आप खुद देखो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? 5/8 का। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर वाला पार्ट बड़ा होता है। तो आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए लगाएंगे और इसका आंसर आएगा 5/8। आप ऐड करके देख लो, 5 और 8 को ऐड करोगे आप तो 13 आएगा, 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3 आएगा। अब आप बोलोगे सर 8/5 क्यों नहीं? हाँ, 8/5 हो जाता अगर यहाँ पर इम्प्रॉपर लिखा होता, बिकॉज 8/5 इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो टेल मी स्टूडेंट्स, आपको ये ट्रिक्स कैसी लग रही हैं? क्योंकि यही वो ट्रिक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में आपका समय बचाएंगी, आपका टाइम बचाएंगी। सो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे पेपर में जिन्हें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, बट क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो आई एम नॉट टेकिंग योर वेरी मच टाइम। तो आई जस्ट वांट आप इस तरीके से करें, अच्छे से करें, अपने क्वेश्चंस में गलतियां ना करें। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, उसे उतना ही टाइम दें जितना वो डिज़र्व करता है। अब ये क्वेश्चन आपके 4 या 5 मिनट डिज़र्व नहीं करता, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच क्वेश्चंस विच आर नॉट वर्थ इट। जो क्वेश्चन डायरेक्टली ऑप्शन से देख के होगा उसे हम ऑप्शन से देख के लगाएंगे, जो क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली होगा वहाँ हम डायरेक्टली लगाएंगे। फाइन। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज गोपाल कृष्ण साइनिंग ऑफ।